नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केट में आज बहुत बड़ी गिरावट आई। बहुत बड़ी गिरावट आई। कहीं ना कहीं सबको लगने लगा है कि मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैनिपुलेशन आज नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़े जिम्मेदार है एफएनओ। एफएनओ में जिस तरह से मार्केट को घुमाया जाता है, कहीं ना कहीं इससे जो छोटे ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो फंस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते। और इसको अच्छी तरह से, एक तरह से मैनिपुलेशन रोकने के लिए सेबी ने नया कंसल्टेंट पेपर लाया है। और सेबी ने ये कंसल्टेंट पेपर में कहा है कि 17 मार्च से पहले आप कुछ सुझाव दें जिससे हम नया नियम लाने के और सख्त नियम लाने की कोशिश कर रही है सेबी। ये क्या नियम है और किस बारे में है, इस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर एक, सेबी चाहती है जो ओपन इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट करने का तरीका चेंज किया जाए। आप जानते हैं ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट मतलब मार्केट में कितने ओपन इंटरेस्ट है एफएनओ में, खास करके ऑप्शन में, कॉल और पुट के ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है, इससे पता चल जाता है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर हमें लगता है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो शायद वो स्ट्राइक प्राइस नहीं टूटेगा। अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लगता है कि मार्केट ऊपर के बजाय नीचे के साइड में जाएगा। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लगता है कि मार्केट नीचे के वजह से ऊपर साइड में जाएगा। लेकिन इसे समझ नहीं पाते थे छोटे ट्रेडर, और बड़े ट्रेडर कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट को मैनिपुलेशन करते थे। और मैनिपुलेशन करके कहीं ना कहीं छोटे इन्वेस्टरों को, और जिसको पता नहीं, उसे फंसाने के काम करते हैं। तो ये किस तरह से फंसाने का काम करते हैं, तो आपको पता है ओपन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हम करते हैं, तो ओपन कितने मार्केट में ओपन कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हम कैलकुलेशन करते थे। लेकिन सेबी चाहती है कि एक कैलकुलेशन ओपन इंटरेस्ट के बजाय बजाय ये डेल्टा बेस ओपन इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन करने की कोशिश की जाए। तो ये अच्छा है, कहा जाए तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा है। और बड़े बड़े जो फंड हाउस है अब ये मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले ही सेबी ने इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शन लाए हैं। लेकिन ये मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं, अगर इसमें डेल्टा बेस ओपन इंटरेस्ट रहेगा तो क्या चेंज रहेगा। तो देखो, डेल्टा रहता है 0 to 1 तक। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस, अगर मार्केट में, अगर निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो किसी प्राइस पे कितनी मूवमेंट आएगी, ये अगर कोई डिसाइड करता है तो ये डेल्टा डिसाइड करता है। उस प्राइस का डेल्टा अगर एट द मनी का डेल्टा रहेगा 50%, अगर निफ्टी 100 रुपए ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो डेल्टा में 50% की इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपका जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस का 100 रुपए उसके प्राइस है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो उसमें 50 पैसे, 50 रुपए ऐड हो गए, और वो 100 रुपए के वजह से 150 रुपए हो जाएगा। इससे आपको डेल्टा वो उस तरह से काम करता है। लेकिन इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डेल्टा बढ़ते जाता है, और आउट ऑफ द मनी का प्राइस का डेल्टा हमेशा नीचे जाता है। एट द मनी 50% तक रहती है। अगर आउट ऑफ द मनी में अगर 10%, 20% अगर डेल्टा रहेगा और उस जगह पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा मात्रा में बन जाए, तो हमें तो पता नहीं है, ओपन इंटरेस्ट हमें दिखा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एट द मनी में अगर जाकर कॉल का ओपन इंटरेस्ट डेल्टा, अगर उस एट द मनी का अगर डेल्टा 10 है और वहां पे ओपन इंटरेस्ट बड़ी मात्रा में बन जाता है, और कहीं ना कहीं पुट साइड में एट द मनी पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, तो हमें क्या लगेगा कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम है। लेकिन पुट साइड का डेल्टा अगर 50 है और कॉल साइड का डेल्टा अगर 10 है, तो जाहिर है पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट कम होने के बावजूद पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट का डेल्टा 50 है, इसका मतलब सीधा है कि कॉल साइड के डेल्टा से ज्यादा पुट साइड का डेल्टा अच्छा है। तो इसका मतलब है मार्केट नीचे के बजाय ऊपर के साइड में जाएगा। तो ये छोटे ट्रेडर समझने में नाकामयाब होते थे, और ये ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट जिस साइड में ज्यादा है उस साइड में ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते थे। ये समझ नहीं पाते थे, और कहीं ना कहीं बड़े जो कॉन्ट्रैक्टदार है, जो बड़े फंड हाउस है, ये कहीं ना कहीं इसमें फंसाते थे। और अब
जो डेल्टा बेस अगर ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा तो डेल्टा बेस में पूरी तरह से देखा जाएगा एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, सबका डेल्टा काउंट करके उस पर ओपन इंटरेस्ट बनेगा। अब ये किस तरह से बनेगा, किस तरह से चेंज होगा, इसका आने वाले वक्त में सेबी जरूर इसकी गाइडलाइन देगी। और एक कहा जाए तो MWP मतलब मार्केट वाइज पोजीशन। आपको पता ही है कि जब भी मार्केट में किसी शेयर में, किसी फंड हाउस के शेयर में बड़ी मात्रा में कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है, उस मार्केट में अगर लगता है कि इस सेक्टर में नेगेटिव न्यूज आने वाली है, तो बड़े फंड हाउस के पास अगर वो शेयर रहेगा तो वो FNO में उससे मैनिपुलेशन करके उसमें पोजीशन ज़्यादा बनाते थे। और ज़्यादा पोजीशन बनने के बजाय वो हो ये जाता था कि उस शेयर को कहीं ना कहीं सेबी बैन कर देती थी FNO में। मतलब FNO में आप नई पोजीशन नहीं बना सकते, अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको सीधा जाके कैश में पोजीशन बना सकते थे। जैसे आप कैश में बाय करें या सेल करें, तो कैश में बाय और सेल करने से उस स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती थी। वो स्टॉक एक साइडवेज जाता था और कहीं ना कहीं जब गिरावट का माहौल आता था तो ऐसे स्टॉक ज्यादा बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं ये उस रेंज में जाते थे जिसमें ज्यादा पोजीशन बन जाती थी और वो ब्लॉक हो जाते थे FNO के लिए। और ये जानबूझकर बड़े फंड हाउस, कोई स्टॉक का जो मेन आदमी है वही मैनिपुलेट करता था खुद के कंपनी के स्टॉक में। तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी चाहती है कि बिना जोखिम के जो FNO के में बैन किया जाता है, जिसमें कैश मोमेंटम में, जिसके फ्री फ्लोट मार्केट में, जिसके सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15% से ज्यादा अगर फ्री फ्लोट है तो उसमें अगर 15% से ज्यादा बनता है तो वो उस रेंज में आएगा। या उस दिन का एवरेज प्राइस 60 गुना से ज्यादा हो जाए तब वो उस रेंज में आएगा। तो ये अच्छा है। मतलब आपके पास जितना फंड है, जितने आपके पास वो स्टॉक है, उससे 15% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। या उस दिन में जितनी डिलीवरी है उससे 60% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो अगर इस रेंज से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आप FNO में पोजीशन नहीं बना रख सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं कोई आदमी ज्यादा जाकर पोजीशन बनाता था और उस स्टॉक को कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करता था। बड़े फंड हाउस मैनिपुलेशन करते थे अपने स्टॉक को गिराने के लिए, न गिर जाए इसके लिए, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन आएगी। और ये भी अच्छी न्यूज है। और इसके अलग कहा जाए तो FNO में जो इंडेक्स है, हर कोई आता है इंडेक्स नया लाता है और उस इंडेक्स में कहीं ना कहीं इंडेक्स में अगर कहा जाए तो डेरिवेटिव पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सेबी चाहती है कि ऐसे इंडेक्स जिसमें 14 से कम स्टॉक है उसको डेरिवेटिव में न लाया जाए। आप देखते हैं बैंक निफ्टी जिसकी डेरिवेटिव में 12 स्टॉक है लेकिन वो डेरिवेटिव में है और उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया जाता था। तो इसको मैनिपुलेशन करने को रोकने के लिए इसमें कम से कम 14 स्टॉक होने चाहिए। तो आने वाले वक्त में बैंक निफ्टी में कम से कम 14 स्टॉक रहेगी और जो भी आने वाला इंडेक्स है उसमें कम से कम 14 स्टॉक रहेंगे, तब जाके वो इंडेक्स ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट में आएगा। इसमें डेरिवेटिव मार्केट में आप ला नहीं सकते। अब इसमें और दो नियम आए हैं कि अगर किसी जो इंडेक्स है उसमें जो टॉप के जो भी शेयर है वो कम से कम उस इंडेक्स के 20% से ज्यादा ना हो। 20% से ज्यादा अगर कोई इंडेक्स में एक ही स्टॉक है तो कोई ना कोई जो बड़ा फंड हाउस है उसी स्टॉक में खेलते थे और कहीं ना कहीं पूरी मार्केट एक साइड में और एक ही स्टॉक में एक साइड में जाता है और मार्केट पूरा फुलट जाता है। जैसे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो सब में अगर बाइंग हो रही है लेकिन कोई फंड हाउस खाली HDFC बैंक को सेल करके उस इंडेक्स को ही घुमा देता था। और इसे रोकने के लिए चाहती है सेबी कि कोई भी स्टॉक है वो उस फंड हाउस के 20% से ज्यादा
अपने पास पोजीशन नहीं रख सकता, मतलब 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कम से कम 3 ऐसे स्टॉक है उसकी जो फंड हाउस के पूरी वैल्यूएशन है वो 45% से कम होनी चाहिए। मतलब आप 45% से ज़्यादा वेटेज नहीं रख सकते उस स्टॉक के, 3 स्टॉक के। आप 3 स्टॉक देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई का कुल मिला के वेटेज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 55 से ज़्यादा आ जाता है। तो ये तीनों को ही खाली एक साइड में लेके जाए तो पूरा मार्केट, बैंक निफ्टी उस साइड में चली जाती है। आज देखा ये होगा कि आप निफ्टी इतना गिर चुका है लेकिन बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? तो खाली एचडीएफसी को 2% कम से कम घुमाया गया, और एचडीएफसी को घुमाने की वजह से जो गिरावट आने वाली थी बैंक निफ्टी में वो नहीं आई। तो इस तरह से ये जो बड़े फंड हाउस है वो इसी बड़े बड़े स्टॉक को पकड़ते हैं और उसको स्टॉक को पकड़ के मार्केट को एक तरह से घुमाते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं सेबी चाहती है कि कम से कम 3 स्टॉक ऐसे हो जिसका वेटेज 45% से कम हो, कोई एक स्टॉक का 20% से ज़्यादा वेटेज किसी इंडेक्स में ना हो, और 14 से ज़्यादा स्टॉक किसी इंडेक्स में वो होने चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मार्केट में आएगा। ऊपर से ये 3 तो नए नियम आए हैं और ये कहीं ना कहीं सेबी चाहती है कि 17 मार्च से पहले आप इस पे अपनी राय रखें। 17 मार्च के बाद डेरिवेटिव में इस तरह के 3 चेंज आएंगे। ये सेबी से कहा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा सेबी ने लिया हुआ डिसीजन है। वैसे ही सेबी ने जो वीकली एक्सपायरी थी उसे बंद करके मंथली एक्सपायरी में जब शिफ्ट किया, कहीं ना कहीं उसी टाइम से मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रहा था वो 50% तक कम हो गया। आने वाले वक्त में और ज़्यादा मैनिपुलेशन जो हो रहा है वो कम करते सेबी जाएगी, नए नियम लाएगी, नए रिस्ट्रिक्शन लाएगी और इसका मार्केट पर असर जरूर पड़ेगा। ये तीनों जो नियम है ये खासे अच्छे हैं। कहा जाए तो ये फंडों का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो जिस तरह से कैलकुलेशन अब होता है वो कैलकुलेशन बंद हो जाएगा और इसमें जो छोटे इन्वेस्टर फंसते थे वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आएंगे। पिछली बार जिस तरह से मार्केट ऊपर गया था तो उसमें मेन अहम रोल था कहीं ना कहीं एफएनओ का, और एफएनओ की जो ट्रेडिंग होती है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड से अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एफएनओ की इंडिया में होती है। मतलब इन्वेस्टर कम और ट्रेडर ज़्यादा बन गए हैं, और वो ट्रेडर को भी कहीं ना कहीं बड़े फंड हाउस, बड़े कारपोरेट जो है वो फंसाने का काम करते हैं। और इसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सेबी ये नया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। आने वाले वक्त में इसमें बदलाव होगा, किस तरह से होगा और इसमें क्या क्या चेंज आएंगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे और इसकी न्यूज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये न्यूज़ अगर आपको अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।